स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, कहीं जाना था इसलिए थोड़ा उसको वहीं पे स्टॉप कर दिए। ठीक है, आगे के लेक्चर वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले चीज़ हमारी क्या छुट्टी हुई थी? एनर्जी छुट्टी हुई थी। तो बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, ठीक है, यानी ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी देखो कुछ नहीं होती, हम बोलते हैं हमारे अंदर इतनी एनर्जी है। भाई तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत, यही ऊर्जा बना के रखना है, आगे तक काम देगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कंपटीशन में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, स्पिरिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही सेंस है ऊर्जा का। यानी ऊर्जा क्या होता है सिंपल भाषा में? किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यूनिट क्या होती है? यूनिट पता है हमको क्या होती है? जूल होती है। यूनिट क्या होती है हमारी? जूल ही होती है। ठीक है, अब देखो ऊर्जा के कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, अच्छा इसमें फिर ये बात आएगी कि ऊर्जा के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सदिश के अदिश है, तो इसको क्या रखना है? ये क्या है? हमारी अदिश राशि है। यह अदिश राशि होती है। अदिश मतलब क्या है? यह केवल और केवल इसमें परिमाण पाया जाएगा, दिशा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है न कि दिशा। ठीक है, इसमें दिशा नहीं पाई जाएगी आपको। ठीक है, आई होप इतना चीज़ क्लियर होगा। यूनिट क्या होती है? जूल होती है। देखो ऊर्जा के कई प्रकार हैं। ठीक है, मेनली 2 प्रकार होते हैं, मगर ऊर्जा के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे ऊर्जा के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होती है हमारी? काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। देखो ऊर्जा तुमको साथ साथ इसी से तुमको समझ में आएगा। गतिज ऊर्जा यानी जिस पिंड में गति के कारण उसके अंदर ऊर्जा आएगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, या फिर जिस पिंड में उसकी स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण ऊर्जा आएगी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज़ को समझते हैं। पहले किस पे आते हैं? गतिज ऊर्जा आते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा बता दें क्या होता है। ठीक है, जब किसी पिंड यानी बॉडी में, जब किसी पिंड में उसके गति के कारण उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ऊर्जा की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई से दिखाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। जहाँ पे एम क्या है हमारा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोले तो पिंड का द्रव्यमान होता है। ये v क्या है हमारी? ये m है। ठीक है, v क्या है हमारी? द्रव्यमान का वेग। देख रहे हैं, द्रव्यमान के वेग पे भी निर्भर करता है। समझ में आया? मास बढ़ाएंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेग बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा? हमारी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगी, बढ़ोतरी होगी। यूनिट क्या रहेगी? सबकी यूनिट सेम रहेगी। क्या रहती है? जूल रहेगी। ठीक है, ऊर्जा है तो जूल ही रहेगी। ठीक है, ऊर्जा का है तो क्या रहेगी? जूल ही रहेगी। यूनिट जैसे यहाँ पे जूल है तो यूनिट क्या रहेगी?
यूनिट हमारी क्या रहेगी, जूल ही रहेगी। इसको याद रखना, यूनिट क्या रहेगी हमारी, जूल ही रहेगी। अच्छा एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल की पहले बात कर लें तो, ठीक है, कमान से निकला तीर, ठीक है, क्योंकि तीर में क्या होती है, वेग होती है, गति होती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आती है। दूसरे की बात करें तो दौड़ता हुआ आदमी, ठीक है। तीसरा 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 और क्या लिख सकते हो, हाँ, किक की हुई फुटबॉल, किक की हुई फुटबॉल, इस सब में ही क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा ये कहानी हो गई, इन सब में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इन सब में वेग है, जहाँ पे वेग नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि वेग नहीं हुआ तो v का मान 0 हो जाएगा और सारी कहानी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये देखो क्या पूछता है इसमें सवाल, वो सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर से हटा देते हैं, पूछता क्या क्या है। क्या क्या पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि अगर वेग को दोगुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी v के मान को दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल बात है कि E बराबर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब वेलोसिटी का मान दोगुना करेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम, पहले v था, अब क्या करना है 2v करना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ एम 2v है, यानी कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। 4 को बाहर लाते हैं, 4 को बाहर लाए, पूरी चीज़ को अंदर रख दिए, हाफ एम वी स्क्वायर, देख लो बस 4 को बाहर लिख के पूरी चीज़ को जैसे कि अंदर कर दी। ये हमारा क्या था, इनिशियल शुरुआती कंडीशन था ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये क्या है 4 गुणे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, यानी शुरुआत में। तो देख रहे हो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, शुरुआती काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। इसको आधा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर वेलोसिटी को आधा कम, ये तो दोगुना किए ना, जब इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अगर वेलोसिटी दोगुना करें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। मास क्या होता है, सिंपल होता है, मास दोगुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी दोगुनी होगी, क्योंकि समानुपाती है, कोई स्क्वायर नहीं लगा, वर्ग नहीं लगा। अगर मास समानुपाती होगा तो भी समानुपाती होगा, ये मास आधा होगा तो भी आधा हो जाएगा, ठीक है। वही सिंपल एग्जांपल, एक भारी आदमी को दौड़ाओ, एक हल्के आदमी को दौड़ाओ, तुमको साफ दिख जाएगा काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा है, ठीक है। भारी वाला तो मार जाएगा, पतले वाले को तो छटक जाएगा 2 किलोमीटर दूर, ठीक है। वही कहानी है, समझ में आए। तो क्या होती है, क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ये किसकी कहानी थी, काइनेटिक एनर्जी की कहानी थी, समझ में आए। अब बात आती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, जो उसके पोजीशन के कारण थी, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। हाफ एम वी स्क्वायर याद रखना, यूनिट क्या होती है याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ये सिंपल कहानी और कुछ नहीं है। जब सिंपल भाषा में क्या, जब किसी पिंड में उसके स्थिति के कारण, स्थिति यानी पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण, जब किसी पिंड में उसके स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति
होती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यूनिट क्या हो जाएगी हमारी इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। एग्जाम्पल की बात करें बाबू तो देखो क्या होगा, किसी ऊंचाई पे क्या कहो, ईंट को पकड़े रहो। ठीक है, ऊंचाई पर ईंट रखना, ईंट रखोगे तो जानते हो ईंट रखने से उसमें क्या हो गया, उसकी पोजीशन क्या है, ऊंचाई पे है, जिसके कारण उसको देखो उसमें क्या है, एक तरीके का स्थितिज ऊर्जा आ गया। उसको जैसे ही छोड़ोगे बहुत हाई मात्रा में क्या होगा, उसमें एनर्जी होगी। उसकी ऊंचाई को कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो कम स्पीड से गिरेगी। ठीक है, जैसे एक ईंट तुम्हारे सिर के 1 फीट ऊपर से गिराया जाए उतना चोट नहीं लगेगा, और वही 10 फीट ऊपर से गिराया जाए तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा मौजूद रहेगी। ठीक है, यही कारण है ऊंचाई पर ईंट। दूसरा लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, कमान को खींचना। ठीक है, कमान को खींचना। तीसरा क्या हो जाएगा, गुलेल को खींचना। ये सब देखो उनके पोजीशन के कारण एनर्जी बनी हुई। पोजीशन एक तक कमान है, उसको इतना खींचे नहीं तीर दूर जाएगा, और खींचे और दूर जाएगा, और खींचे और दूर जाएगा। तो देखो ये पोजीशन चेंज हुआ, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हुआ है तुम्हारे क्या होगी, तुम्हारे लगने की या फिर तुम्हारे उसके आघात करने की तीर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके कारण, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण। वो भले ही बाद में काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, मगर उसमें ऊर्जा आई कैसे, पोजीशन को बदलने के कारण आई है। ठीक है, स्प्रिंग देख लो तुम्हारी सिंपल कहानी। स्प्रिंग क्या होती है, जैसे जैसे स्प्रिंग खींचोगे और उसमें ऊर्जा भर जाएगी और ऊर्जा भर जाएगी और ऊर्जा भर जाएगी। जैसे ही छोड़ोगे, देखो हल्का सा खींच कर छोड़े कम वाइब्रेट करता है, कम दूर पे छिटकता है, और खींचे और दूर पे छिटकेगा, और खींचे और दूर पे छिटकेगा। यानी टोटल किस पे डिपेंड किया, उसमें कितनी स्थिति है, कितनी स्थिति में परिवर्तन किए, पोजीशन में चेंज किए, उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसकी देखो फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर होता है mgh। m कहाँ पर है, m बराबर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है यानी द्रव्यमान है। g क्या है, ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वैल्यू अधिकतर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुमको ये भी एग्जाम में दे सकता है, मगर नहीं दिया है तो बाबू इस चीज़ का प्रयोग करना, इसको कभी मत जाना। ठीक है, नहीं दिया होता तो इसको प्रयोग करना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये h क्या है, तुम्हारी हाइट है, तुम्हारी क्या है, ये हाइट है यानी ऊंचाई है। जो कभी बात की ना, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी तुम्हारे अंदर स्थितिज ऊर्जा आएगी। ईंट वाली कहानी बताए थे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ा जाएगा उसकी पोजीशन में परिवर्तन आएगा। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी तुमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा तुमको, सही है ना। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल बना देते हैं, ठीक है, PE ये m द्रव्यमान का है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। इसको g क्या करेगा, नीचे खींचेगा ना, g हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड है। अभी जितना तुम ऊंचा करते जाओगे उतनी तुम्हारी अच्छी बात बनती जाएगी, यानी तुम उतना ही आसानी से किसी का सर फोड़ सकते हो ईंट गिराकर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, PE बराबर mgh हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ये आगे तुम्हारा निकल कर चला आया है। ठीक है, U बराबर mg होता है, सही है। चलो अब इसके बाद क्या आता है हमारी कहानी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तो हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। एक होती है कांस्टेंट एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी, पोटेंशियल स्थितिज में कोई दिक्कत नहीं, ये पूछेगा तो कर लोगे, सवाल आएगा तो हो जाएगा। आई होप इसी फॉर्मूले पे सवाल आएगा डायरेक्ट, समझ में आया। जी का मान नहीं दिया होगा तो तुमको अपने से भरना पड़ेगा, और सारी चीज़ें कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमको इतना समझ में आ गया। ठीक है, 4/22 सही है, कोई दिक्कत है। चलो इसको हटाते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। एक होती है कांस्टेंट एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी
कांस्टेंट एनर्जी। देखो कांस्टेंट एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, कांस्टेंट एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। होता क्या है देखो, कांस्टेंट एनर्जी ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा। यानी देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी जितनी निकली, पोटेंशियल एनर्जी जितनी निकली, तब को जोड़ो तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इसे देखो, इसे कांस्टेंट एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के सम का मान, यानी जोड़ का मान, सम का मान नियत होता है। ठीक है, नियत होता है। कैसे देखो, अभी करके बता दे रहे हैं, एक टेबल बना दे रहे हैं, समझ जाओगे। ये काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी ऊंचाई पर है तो वो ऊपर जाके रुकी हुई है। ठीक है, वहाँ पे ऊपर जाके रुकी हुई है, यानी स्थिति ऊपर तो v के मान तो 0 हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद रुकी स्थिति में पकड़े हुए हैं, ऊपर जाके ईंट यहाँ पे जाके इसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पकड़ ली तो वेलोसिटी 0 हो गई। अब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी काइनेटिक एनर्जी का मान 0 है। मगर उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे अधिकतम होगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको मान लेते हैं 0 है और इसको मान लेते हैं 20 जूल की एनर्जी है। तो टोटल सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 20 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भरना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, तुम्हारी गिरावट हो जाएगी, क्योंकि तुम हाइट को कम कर दियो पहले की अपेक्षा। तो तुम्हारा जो 20 जूल था वो कितना जूल हो गया, 15 जूल हो गया। फिर भी कितनी आई जो 20 जूल आई। फिर और नीचे आए तुम्हारे क्या हो गई, ये 10 जूल आई। तो ये भी कितना हो गया, 10 जूल हो गया, क्योंकि तुम आधे रास्ते पे आ गए, 10 जूल हो गया। तो ये भी कम कितना हो जाएगा, 20 ही जूल आ गया। और नीचे और आई, तुम्हारा क्या हो गया, 15 जूल हो गया। इसमें हाइट में और गिरावट हो गई, तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 5 जूल हो जाएगा। तब भी क्या हो गया, 20 जूल है। एकदम नीचे आ गया, ज्ञान तो एकदम जमीन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट यानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 20 जूल हो गया, और क्या हो गया, 0 जूल। फिर भी सम कितना आएगा, 20 जूल। ये देख रहे हो, कभी भी नहीं बदल रहा है, ये बदलता चला जा रहा है। ठीक है, हाइट के हिसाब से, गतिज के हिसाब से, मगर ये कभी नहीं बदल रहा है। तो इसको याद रखना है, ये कभी नहीं बदलता है मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए इसको कांस्टेंट एनर्जी का नाम दिया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इतने कहानी समझ में आई। तो अब देखो क्या होता है, एनर्जी तो ये हो गया। अब इसमें कई टाइप होते हैं एनर्जी के। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। वैसे ये भी टाइप्स ऑफ एनर्जी था, मगर और भी होंगे। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसको आगे देखते हैं। IUPAC समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। सबका काम हमेशा कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी। और किस प्रकार के हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकता है हमारा टाइप में, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकता है। क्यों, जानते हो कि ग्रेविटेशन के आकर्षण के कारण भी क्या होता है, उसमें गति आती है। ठीक है, तुम यहाँ पे अगर फ्रीली छोड़ दोगे तो वो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ठीक है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो जब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है तो वो क्या होगा, अब तुम्हारे विरुद्ध काम करके वो क्या होगा, ग्रेविटी को नीचे खींचेगा। तो ऐसे एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण नीचे आया है। दूसरा क्या होता है हमारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होता है। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जब कोई पिंड नीचे की तरफ आता है तो उसमें भी एक तरह की एनर्जी होती है, जिसे ग्रेविटेशनल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी ग्रेविटेशन के कारण आई थी।
ठीक है। अगला जो होता है हमारा क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये किसकी टाइप है बात करें तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन स्थिति के कारण जितना ऊंचा ले जाएगा उतना वो नीचे खींचेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का टाइप हमारा क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ लिख लेना, ठीक है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हमारी हिंदी समझ सकते हो कितनी अच्छी है, ठीक है। इलास्टिक एनर्जी एग्जाम्पल क्या है, देखो इसमें भी किसके कारण होता है, पोटेंशियल के कारण ही होता है। स्प्रिंग है, उसको खींचे हुए एनर्जी बढ़ी, और खींचे उसके पोजीशन में चेंजेस लाए, पोजीशन में चेंजेस ला के तुम एनर्जी की मान के उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। और बढ़ाए, ठीक है। तुम जैसे जैसे पोजीशन को बढ़ाते चले जाएगे उसमें एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। रबड़ बैंड देखो, खींचोगे उसमें एनर्जी आ जाएगी, खींचोगे और एनर्जी आएगी, खींचोगे और एनर्जी आएगी, ठीक है। एक समय ऐसा अगर वो टूट जाएगा, मगर जब तक नहीं टूटा तब तक उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, संचित होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको किसने दिया था इलास्टिक के पोटेंशियल एनर्जी को, हुक्सला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर एनर्जी की बात करें तो -kx था, ठीक है। इसको याद रखना, हुक्सला ने दिया था इसको, इसकी गणना हुक्सला ला के अनुसार होता है, ठीक है। होता क्या है देखो, ये पहले माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, माइनस का साइन दिखाता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब समझ रहे हो, तुम जितना अधिक खींचोगे वो जस्ट उसकी उल्टी दिशा में उतना अपना फोर्स लगाकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। स्प्रिंग खींचते हो तुमको लगता नहीं कि उल्टी दिशा में कोई फोर्स लगा है जो हमको खींच रहा है, या फिर उसको दबाते हो तो लगता है कि बाहर की तरफ कोई फेंक रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस साइन, इसको रिस्टोरिंग फोर्स। तुम इसको दबाओगे स्प्रिंग को तो तुमको दूर फेंक देगा, या खींचोगे तो तुमको पास ले आएगा, इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। माइनस का साइन इसीलिए लगा। के क्या दिखा रहा है हमारा, के दिखा रहा है कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना है, मटेरियल का गुण, इस पर भी निर्भर करता है मटेरियल किस चीज़ का बना है, ठीक है। एक कॉपर की स्प्रिंग बनाओ, एक एल्युमिनियम की बनाओ स्प्रिंग, और एक स्टील की बनाओ, तुमको तीनों में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा टाइट होगा यानी कम अधिक बल लगाने पर दबेगा, कोई हल्का बल लगा होगा तब दब जाएगा, यानी उस पर भी मान निर्भर करता है कि मटेरियल किस चीज़ का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक्स है, एक्स यानी चेंज इन लेंथ, यानी जैसे जैसे ये स्प्रिंग है तुम्हारा, तुम इसको दबाकर क्या किए, इतना कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें एनर्जी हो गई। अब तुम बल किधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, तुम इधर बल लगा रहे हो, मगर जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर लिख दे रहे हैं, वो क्या करेगा, हमेशा बाहर की तरफ लगाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। अब देखो क्या आता है इसके बाद, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुक्सला द्वारा दिया गया था, होता क्या है, यह सारी कहानी हो गई। अब किसकी बात आती है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अधिक पूछता है, ठीक है, बेसिक है। अगर सब पढ़े ये नहीं पढ़े तो बेकार है, ठीक है। किसकी बात आती है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ नहीं है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इन्होंने क्या कहा था कि ऊर्जा, इसमें क्या कहा गया है, ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती है, ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती है, नहीं खत्म की जा सकती है, शक्ति है, उसे केवल
एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, यानी तुम बिजली दिए तो बिजली से प्रकाश बनेगा, प्रकाश से क्या होगा, हीट बनेगा, हीट से मॉलिक्यूल आएंगे, मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करेगा, वो दूसरे को एनर्जी देगा। ठीक है, इसी तरह एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा मगर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहेगा, या फिर हम तुमको दे, तुम किसी और को दे, परसों तुम किसी और को दोगे, यानी ट्रांसफर करते रहोगे मगर कभी भी ना तुम बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, नहीं बना सकते हो नहीं खत्म कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ये कौन कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है नोट करके कि किसी बंद निकाय में अक्सर ये देखा जाता है। बंद निकाय का मतलब समझ रहे हो, कोई सिस्टम होना चाहिए ना, जैसे पृथ्वी भी क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, हम तुमको जैसे किसी का सबका जीवन यापन चल रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, वो चावल बेच के आ रहा है तो चाट खा रहा है, चाट वाला बेच कर टमाटर ला रहा है, टमाटर वाला किसान को दे रहा है, किसान वाला किसी और खाद वाले को दे रहा है, खाद वाला क्या कर रहा है, कंपनी को दे रहा है, कंपनी क्या हो रही है, अपने सैलरी को दे रही है, मतलब अपने एम्प्लॉय को दे रही है, एम्प्लॉय फिर क्या कर रहा है, ला के मार्केट में बेच रहा है। तो मतलब चक्कर चल रहा है ना, यानी एक बंद निकाय होना बहुत जरूरी है। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे होगा, लेने वाला देने वाला जब होता रहेगा तब ना, तुम दिए हम लिए दूसरे को दिए, जब तक बंद निकाय नहीं होगा कोई ऐसी कहानी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का ये कहानी चलता है। आई होप ये समझ में आया होगा, यानी एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा क्या कर सकते हैं, बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो क्या बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारी क्या आएगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ आएगी, क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप से बदल सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र करना मतलब एक से दूसरे को देना, दूसरे से तीसरे को देना, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रूपांतरण कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक है, यही कहानी चल रही, इसलिए क्या पढ़ लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसका तुमको क्या होगा, एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसके माध्यम से क्या बोलते हैं, PDF के माध्यम से उसको वीडियो दे दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, तुम्हारे जैसे हीटर है तो पूछता है हीटर किस एनर्जी को किस में बदलता है, बल्ब किसको किस में बदलता है। ठीक है, तुम्हारे मोटर किसको में बदलता है, जनरेटर किसको किस में बदलता है, वैक्यूम क्लीनर कहाँ से कहाँ जाता है, तुम्हारा डीजल इंजन है क्या किसको करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसे किसको किस में बदलता है, बैटरी किसको किस में बदलता है। तो सारी चीज़ें क्या है, PDF के फॉर्म में एक में करके दे दी जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब लास्ट हमारी क्या आती है, पावर आती है। क्या आता है हमारा, पावर आता है। पावर सबको पता है, पावर क्या चीज़ होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, हमारा पावर कहलाता है। ठीक है, सही है। चलो अब बात आती है किसकी, पावर की। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है, देखो पावर, ठीक है, पावर कुछ नहीं है यार, क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी जो तुम कार्य कर रहे हो, ठीक है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है, दिल के बहुत साफ हो, मगर वो कार्य तुम कितने समय में कर रहे हो, तुमको एक दीवार जोड़नी है। ठीक है, 2 फीट 2 बाई 2 की दीवार जोड़नी है, तुम उसको 1 दिन लगा रहे हो। ठीक है, और एक क्या कर रहा है, उसी को 2 घंटे में जोड़कर खाली कर रहा है या 1 घंटे में जोड़कर खाली कर दे रहा है। तो निर्भर कर रहा है ना कि वो कैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, सॉरी, कैसी पावर है उसकी पावर को दिखा रहा है कि अच्छी पावर है कि नहीं पावर है। यानी वो कार्य करने की दर को क्या दिखा रहा है, उसके पावर को दिखा रहा है कि उसी काम को 2 घंटे में कर रहा है और तुम 10 घंटे में कर रहे हो, तो उसकी पावर अच्छी, उसकी पावर अधिक है, तुम्हारी पावर क्या है, कम है। तो इसलिए क्या कार्य करने के दर को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T। जो पावर कम, जो टाइम अधिक लेगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, P क्या है, विद कौन पाती 1/T के, इसको याद रखना।
जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी पावर कम है, जो टाइम कम लेगा उसकी पावर अधिक है, क्योंकि विद्युत का अनुपाती है, समानुपाती नहीं है। इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ फार्मूले से करते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसलिए फार्मूला इसको डिराइविंग चीज़ कर रहे हैं। पी बराबर हमको पता है क्या होता है, W/T होता है। W बराबर क्या लिख सकते हैं, F/d/t, ये लिख सकते हैं। कॉस थीटा भी हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक हो, तो एंगल के लिए होता है, नहीं तो नॉर्मल काम कर ही रहा है, ठीक है। F/d लिखा देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, F/d/t है, ठीक है। तो यहाँ पे F/d/2 यानी विस्थापन बटे टाइम क्या होता है हमारा, वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है, v ही होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, F/v हो जाएगा वेग, क्योंकि हमको पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है, d/t वेग होता है। तो अगर पावर लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं, F/v भी क्या होता है हमारा, पावर होती है। पावर यूनिट किस में दिखाते हैं, वाट में होता है, हॉर्स पावर में होता है, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। वाट होता है, फिलहाल तो यहाँ पे वाट लिख दे रहे हैं, मगर हॉर्स पावर में भी होता है, फलाने ढिमकाने में होता है, तो उसको भी जब कन्वर्जन करेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो आई होप ये पावर समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी पावर में क्या क्या अंतर है, एनर्जी और एनर्जी और पावर में क्या अंतर है। देखो एनर्जी क्या है, सिंपल बात हम बता दे रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली बता दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एनर्जी क्या होता है, किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी एनर्जी कहलाती है। किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। और पावर क्या कहलाता है, किसी कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य करने की दर तुम्हारी क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, अर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि किस वैल्यू में मापना है, परिमाण पे, ठीक है। और हमारा इसका किसका होता है, क्या बोलते हैं, पावर की क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वाट बता दिए। और भी क्या लिख सकते हैं, W/T था, यहाँ पे देख लो यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या लिखा है, लिख देते हैं ना, वाट है। और इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, जूल है, वर्क है ना, वर्क क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये सारी पावर है, इस पर रिलेटेड सवाल आएगा तो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कन्वर्जन वो बता देते हैं, कन्वर्जन क्या पूछता है, कन्वर्जन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक खास पावर में कितने वाट होते हैं, फलाना ढिमकाना, वो जो अधिक पूछता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो तुम्हारे लिए मेहनत की जा रही है बाबू, इसको शेयर किया करो, ठीक है, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें होती हैं। देखो एक केस कहें तो भले ही वो चीज़ नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या बोले उसको, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मगर अपने तरफ से पूरी कोशिश की जाए कि तुमको उसके कमी ना महसूस हो, ठीक है। अपने तरफ से पूरी कोशिश करके डेली लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ने वाले तो कहीं पे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हमको तो ये लगता है डिजिटल रहे चाहे ना रहे, या फिर डिजिटल नंबर देता तो आज तक सब कहाँ थे कहाँ होते, ठीक है। पहले इतने दिन साल पहले से जो डिजिटल से पढ़ रहे हैं वो तो कहीं GM होते हैं। चलो पावर के विभिन्न मानक लिख देते हैं, विभिन्न मानक, ठीक है। जैसे एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, एक HP बराबर सवाल पूछता अधिकतर, तो एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, अगर ब्रिटिश में बात करें, देखो लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि 2 होता है। अगर ब्रिटिश में बात करें तो कितना होता है, 746 वाट होता है। अगर यही मैट्रिक में बात करें, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट होता है। बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, बहुत बड़ा अंतर, ये तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको चेंज करना चाहो तो हॉर्स पावर में भी बदल सकते हो और हो भी जाएगा। अब क्या होता है, 1 किलो वाट आवर में कितनी पावर होती है, 1 किलो वाट आवर में कितने पावर होते हैं, तुमको क्या पता था, 3.6 × 10⁶ जूल था, ठीक है। इस जूल को चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 1.34 HP भी लिख सकते हो, ठीक है, 1.34 HP भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो जानते हो क्या होता है, इसको तुम कन्वर्ट करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसको वर्ग में बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना सकते हो क्योंकि जूल है, कैलोरी में बना सकते हो,
ठीक है। तो इसके आगे कन्वर्जन जो पीछे बताए हैं वर्क का प्रयोग करके तुम आगे लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसको आई होप हम क्या करेंगे, कल हो सकता है लेक्चर ना हो, ठीक है, रिपब्लिक डे के चेक वो होने में, तो हो सकता है तुम्हारा क्या होगा, वीडियो बनाकर तुम्हारा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन पसंद है तो इसको लाइक कर देना या शेयर कर देना, चैनल पर न होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।